नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। योगी इन एक्शन, विरोधी इन टेंशन। जी हां, तस्वीर इस वक्त कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। अयोध्या के भूमि पूजन के बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ राम भक्तों के सुपरस्टार बन गए हैं। यही नहीं, सीएम योगी जिले जिले में जाकर अधिकारियों की पेट भी टाइट कर रहे हैं। कांग्रेस की विधायक की जुबान पर योगी योगी है। जी हां, वहीं एक सपा नेता नशे में चूर होकर खाकी को धमकी दे रहे हैं और अपनी सरकार के आने का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। यूपी में सीएम योगी के एक्शन से विरोधी टेंशन में आ गए हैं। जय जय श्री राम। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले प्रियंका का राम राग इसका सबसे बड़ा सबूत है। कांग्रेस ही नहीं, सपा भी अब राम के जवाब के लिए परशुराम को चुन रही है। जहां 2022 में बीजेपी राम नाम पर वोट लेने की फिराक में है, वहीं सपा परशुराम की मूर्ति लगाकर। हालांकि विरोधियों का हर दांव उल्टा पड़ रहा है। महर्षि परशुराम की विशाल प्रतिमा लगाए जाने को लेकर हो रही सियासत पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अपनी कड़ी नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और अवतारी महापुरुषों को जातियों में बांटे जाने को गलत करार दिया है। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि यह सनातन धर्म और हिंदू समाज को कमजोर करने की साजिश है। जय श्री राम। 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास होने पर देश ही नहीं पूरा विश्व उत्साहित हुआ, खुशी मनाया। कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो संत महात्मा को चिंतित करने पर विवश करती हैं, विचलित करने पर विवश करती हैं। समाज को, सनातन परंपरा को, पूरे देश को हम किस राह पे ले जा रहे हैं, यह चिंता का विषय है। हमारे अवतारी पुरुष को जो लोग जाति पाति में बांटने का प्रयास कर रहे हैं वह गलत है। संत महात्मा इसका विरोध करते हैं। जितने भी भगवान के अवतार हुए वह सब हमारे लिए भगवान तुल्य हैं और सबके लिए है, किसी जाति विशेष के नहीं है। जिन डर पौ नर शुद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरिहौ नर भेषा, अंसन सहित मनुज अवतारा, लेहौ जिनकर वंश पुजारा। भगवान का जन्म जब धरती पे पाप का भार होता है तब होता है। वह किसी के रूप में कहीं जन्म लेते हैं, लेकिन उनका स्वरूप भगवान रूप में होता है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के बयान से सपा की टेंशन बढ़ गई है। अखिलेश की टेंशन को सपा के कई नेता बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे बुलंदशहर के सपा नेता पुष्पेंद्र जाटव की, जो समाजवाद भूलकर अखिलेश के जीतने के ख्वाबों में पलीता लगा रहे हैं। सरकार आगे आग लगा दूंगा शहर के अंदर, आग लगा दूंगा शहर के अंदर। हाथ छोड़ेगा, 32 लाठी मारूंगा, 32 लाठी। वहीं टेंशन प्रियंका मैडम की भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल प्रियंका गांधी 2022 जीतने के लिए राम का नाम ले रही है। हर मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, लेकिन पार्टी को एकजुट रख पाने में नाकाम दिखाई दे रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत रायबरेली से सामने आया है, जहां उनकी सिपाही योगी योगी कर रही है। सीएम योगी को अपना राजनीतिक गुरु बता रही है। आज मैं यहाँ सिविल लाइन का जो बहुत ही प्रसिद्ध इशू है, प्रसिद्ध मुद्दा है, सब लोगों ने किसने नहीं सुना इस बारे में। ये आज की नहीं, ये 30 साल की लड़ाई है जो मेरे दुकानदार भाई यहाँ लड़ रहे हैं। और मैं आज ये बताने आई हूँ कि मैं पूरी तरीके से, मैं और मेरी पूरी टीम आपको यहाँ दिख रही होगी, सभी मेरे कार्यकर्ता, प्रधान, सभी लोग मेरे इन लोगों के साथ, इन दुकानदारों के साथ, इन गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और हम मतलब बाहुबल की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सही लड़ाई लड़ रहे हैं। हम विधि के हिसाब से काम कर रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं। हमारी शिकायत ये है कि
हमें जो भी उच्च न्यायालय का माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है, हम उसकी पूरी इज्जत करते हैं। पार्टी में मतभेद और खेमेबाजी का क्या नतीजा होता है, ये प्रियंका जी मध्य प्रदेश में बखूबी दिख चुकी हैं। ऐसे में पार्टी को एकजुट करना प्रियंका गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अदिति प्रियंका की टेंशन लगातार बढ़ा रही हैं। वहीं सीएम योगी की बात करें तो कोरोना को हराने के लिए जिले जिले का दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों के पेच कस रहे हैं। भूमि पूजन के बाद राम भक्तों के लिए सीएम योगी का कद और बढ़ गया है। इसलिए हम कह रहे हैं, योगी इन एक्शन, विरोधी इन टेंशन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। जी हाँ, तो तमाम राजनीतिक दल जाहिर तौर पर इस समय सियासत का पारा बहुत ज्यादा हाई है। चाहे वो अदिति सिंह अब योगी आदित्यनाथ की माला जपती हुई नजर आ रही है, जिससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ रही है। पुष्पेंद्र जाटव की बात करें तो पूरे शहर को आग लगाने की बात कर रहे हैं। अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं, सरकार बनने का कोई दावा नहीं है, अभी वोट नहीं पड़े हैं और उससे पहले ही इस तरीके का माहौल उनकी तरफ से समाजवादी पार्टी के लिए बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही अब सपा और बसपा की अगर बात कर लें तो सारा समीकरण आकर ब्राह्मण वोट बैंक पर टिक चुका है। अब हर कोई ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। सपा कहती है कि परशुराम भगवान की मूर्तियां लगवाएंगे, तो बसपा मैदान में कूदकर कहती है कि इससे भी ज्यादा हम मूर्तियां लगवाएंगे। तो लड़ाई अब मूर्तियों की हो चुकी है। विकास के मुद्दे की और तमाम योजनाओं के मुद्दे की बात अब विपक्ष नहीं कर रहा है, विपक्ष मूर्तियां लगाने की बात कर रहा है, जिससे कि वो ब्राह्मणों को लुभा सके। फिलहाल इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। आपको बता दें, प्रेम कुमार जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और बीजेपी से हमारे साथ में विनीत शुक्ला जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। साथ ही बता दें, सपा से कपिल श्रीवास्तव जी और कांग्रेस से दीपक झा साहब भी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। विनीत जी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, उनका हम रुख करेंगे। शुरुआत दीपक जी आपसे ही कर लेते हैं। जिस तरीके से सबसे पहले अदिति सिंह का ये जो बयान आया है, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी बड़ी मेहनत कर रही है, मजबूती के साथ में हर मुद्दे पर वो कहीं ना कहीं अपना वक्तव्य रख रही है, कोशिश कर रही है अपना पैर जमाने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायक, जो युवा विधायक हैं, जो नई जनरेशन अब सामने आ रही है, वो योगी आदित्यनाथ की माला जप रही है। अदिति सिंह ने यह बयान आखिरकार क्यों दिया है? दीपक झा साहब। देखिए, अदिति सिंह पिछले 8 महीनों से आपको ऐसे बयान उनके कई मिल जाएंगे जो कि अदिति सिंह कई बार लगातार दे रही हैं। तो वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, अपना दे रही। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मेरा कांग्रेस पार्टी लाइन का मत है, तो वो उनका अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है। योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात यह है कि देखिए देश जा कहाँ रहा है। हाँ। देश जा रहा है मंदिर की तरफ, मस्जिद की तरफ, मठ की तरफ। तो देश की तरक्की क्या मस्जिद, मंदिर और मठों से होगी? योगी आदित्यनाथ तो खुद मठाधीश हैं, तो वो तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन आम जनता को 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, मकान और नौकरी मिल सके, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में कोई उनके पास रोड मैप नहीं है। तो मंदिर क्योंकि हमारा आस्था का केंद्र है, तो आस्था में असली मुद्दों को भटका देना, क्योंकि आप जब आस्था के ऊपर चोट पहुंचती है तब हर आदमी कहते हैं नहीं नहीं ये गलत बात है। तो इन्होंने क्या किया है कि आस्था के ऊपर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या करें, मुसलमानों को एकत्रित करेंगे, हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म के प्रति कट्टरवादी हो जाएंगे। तो जब जितना देश में कट्टरवादी पैदा होंगे उतने योगी नहीं, ये राम मंदिर का भूमि पूजन होने से कट्टरवाद बढ़ेगा, आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो इससे कट्टरवाद बढ़ जाएगा? इससे इस बात का क्या लेना देना है सर? मैं राम मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ। राम मंदिर में भाजपा का कोई रोल नहीं है। हाँ। तो राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत बना है। 2000 में श्री शहनवाज हुसैन ने भी एक भाषण दिया था लोकसभा में, वो क्लिप मेरे पास है, मैं आप चाहेंगे तो दिखा दूंगा। तो उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसी व्यवस्था की थी कि राम मंदिर की पूजा की जा सके और राम मंदिर को कोई आघात ना पहुंचे, राम मंदिर बनने का प्रोसेस जो है
यहाँ से शुरू हुआ था। यही तो बात है सर दीपक झा साहब, यही तो बात है कि हर कोई अब भूमि पूजन हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद में अब हर कोई राम राम जप रहा है, हर कोई कोशिश कर रहा है कि हर किसी को बौखलाहट ये आन पड़ी है कि कहीं बीजेपी ब्राह्मण वोट बैंक लेकर न चली जाए। वो सपा बसपा एग्जाम्पल हमारे सामने दे रही है। फिलहाल अदिति, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या मजबूरी है ऐसी कांग्रेस पार्टी की कि वो अदिति सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाते? आपको पता है कि वो राह भटक गई है, आपकी पार्टी लाइन आपकी पार्टी से हो और अच्छी खासी उनकी फॉलोइंग भी है, विधायक भी हैं, युवा नेता हैं, और वो सीधे तौर पर बीजेपी को कहीं ना कहीं डायरेक्टली समर्थन, अब तो डायरेक्टली समर्थन की बात है, अगर वो योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक गुरु बताती है और खुलेआम बिना किसी डर के कांग्रेस पार्टी में बने रहते हुए, तो आखिरकार ये क्या कांग्रेस पार्टी के लिए सोचने की वजह नहीं बन जाती है कि अब देखना चाहिए कि हमारे ही पार्टी के युवा नेता इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं जो आगे जाकर कांग्रेस का भविष्य हो सकते थे? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी अपना राजनीतिक गुरु श्री मान नरसिंह राव जी को बताते थे, कहते थे कि मेरे राजनीतिक गुरु हैं। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो स्वागत करने की बात है कि मैं आपको कहूँ, किसी और के लिए कहूँ, अगर कोई गुरु हो सकता है, कोई ज्ञान ज्यादा है जिसके पास, इस तरीके से अगर कोई बातें लगती हो तो पक्ष में विपक्ष में हमें तो अच्छाई सीखना है, हर व्यक्ति से सीखना है। ठीक है, मतलब आप मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे राजनेता हैं जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, वो गुरु बन सकते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं? अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी नरसिम्हा राव जी को अपना गुरु मान सकते थे तो अदिति जी अपना गुरु मान सकते हैं योगी, क्योंकि एक मठ के महंत है, बाबा है, साधु है, योगी है, तो गुरु मानने में क्या बुराई है? नहीं बिल्कुल। चलिए, क्या कांग्रेस पार्टी के अब ये मान लिया जाए कि अदिति सिंह के साथ साथ प्रियंका गांधी या फिर और भी तमाम जो नेता हैं आपकी पार्टी के, वो भी अब योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु बनाएंगे? आपने खुद कहा कि वो मठाधीश है या फिर गुरु बनाने में कोई भी गुरेज नहीं है, तो क्या कांग्रेस पार्टी अब इस लाइन पर चलेगी सर? अगर आपकी पार्टी के युवा नेता योगी आदित्यनाथ को गुरु बताएंगे और आप हर योजना और हर एक एक्शन पर घेरे में लेते हैं और आपकी पार्टी के लोग उनको गुरु बना रहे हैं, तो मतलब क्या है कि कांग्रेस पार्टी योगी आदित्यनाथ के कामों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है? कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ना, एक ढोगी बाबाओं की परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे भाजपा का वोट बैंक बढ़ाया जा सके। साधु संत महात्माओं के नाम पे क्या लूट किया इन्होंने, आपने अयोध्या में देखा। अयोध्या के सारे साधु मंत सारे के सारे लोग नाराज है इनके। तो बात ऐसे नहीं है कि इन्होंने रातों रात को चमत्कार किया, इन्होंने एक माया का ऐसा प्रकोप छोड़ दिया है लोगों तो उस माया का असर कांग्रेस पार्टी पर दिख रहा है। अगर अदिति सिंह जैसी युवा नेता आप कांग्रेस पार्टी में रहते हुए ये कह रही हैं कि हमारे गुरु हैं योगी आदित्यनाथ, तो उस माया का पूरा असर कांग्रेस पार्टी के ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सृष्टि जी, मैं भी हूँ, मैं तो इनको कह रहा हूँ कि ये तो ढोंगी बाबा है, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। राम मंदिर के नाम पे हॉस्पिटल की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, कोरोना पे बात नहीं करेंगे। अगर हम इनसे कहेंगे रोजगार नौकरी, तो आप बोलेंगे कि आप तो देशद्रोही। नहीं दीपक जी देखिए, दो तरीके की बातें मैं आगे बढ़ूंगी, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन आप दो तरीके की बातें कर रहे हैं। अदिति सिंह का बचाव बड़े अच्छे से आपने किया, खुलकर आपको ये कहने में क्या कोई गुरेज है कि अदिति सिंह पार्टी लाइन से एकदम ही विपरीत जा रही है? पिछले 8 महीने से ऐसी बयानबाजी उनकी आ रही है, लेकिन क्या मजबूरी कांग्रेस पार्टी की कोई एक्शन उनके खिलाफ अभी तक नहीं ले जा पाया गया? आपने कहा योगी आदित्यनाथ को गुरु बनाना कुछ गलत नहीं है, मठाधीश हैं, ये हैं, वो हैं, मुख्यमंत्री हैं, कुछ गलत नहीं है, और अभी आप फिर यहीं पर बैठकर दूसरी ही बात कर रहे हैं, तो अभी आप उनकी आलोचना कर रहे हैं। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का युवा आखिरकार कहां पर जा रहा है और किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, और आप क्या बोल रहे हैं? बहुत कंफ्यूजन है सर आपकी पार्टी में, इससे थोड़ा क्लियर करने की जरूरत है। विनय शुक्ला जी, माया का जाल फैलाया योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन शायद उसका सबसे पहला असर कांग्रेस पार्टी पर हो रहा है, जो दीपक झा साहब का बयान है। विनीत जी। सृष्टि जी, सबसे पहले तो सभी को जय सीताराम। और दीपक झा साहब जो है कंफ्यूज है कि हम किस तरफ जाएं, राम के साथ जाएं या अपने राहुल गांधी और गांधी परिवार की जो विरोधात्मक नीति थी राम के विरुद्ध, उसके पक्ष में जाएं। तो ये सब इन लोग खुद ही अपने आप में फंसे हुए जी। हो या तमाम ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो मुखर होकर के
अगर वो सही बात बोलते हैं तो उनको किनारा किया जाता है, उनको साइडलाइन किया जाता है। और आज योगी जी का बिल्कुल हम कहेंगे ये पराक्रम है भगवान राम का और योगी जी का और माननीय मोदी जी का। जिस तरीके से सारे लोग जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर रहे हैं, राममय हो गया है पूरा भारतवर्ष और यहाँ तक कि पूरे विश्व में राम मंदिर की। चलिए मैं आऊंगी आपके पास में, चर्चा हमारी जारी रहेगी। आखिरकार इस तरीके का माहौल तमाम सियासतदानों की तरफ से क्यों बना हुआ है? तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कपीश जी का रुख करते हैं। कपीश जी, जो परशुराम जी की मूर्ति लगाने की बात कही गई उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पुष्पेंद्र जाटव की तरफ से बुलंदशहर में जो हंगामा किया गया, अभी सरकार बनने की कोई उम्मीद यहां दिखाई नहीं दे रही है। इलेक्शंस नहीं है, कोई रैलियां नहीं चल रही हैं, कोई बड़े वादे नहीं किए गए, लेकिन सरकार आने के पहले ही पुष्पेंद्र जाटव कह रहे हैं कि हम पूरे शहर को आग लगा देंगे, एक बार सरकार आने दो। तो अगर गलती से सरकार बन गई तो क्या पूरे यूपी को आग लगा दिया जाएगा? क्या यही समाजवाद है आखिरकार? देखिए, पुष्पेंद्र जाटव जी क्या कहे हैं उसका संज्ञान जो है अभी फिलहाल हम लोगों को नहीं था, आपके ही न्यूज के माध्यम से मिला और निश्चित तौर पे इस पे पार्टी संज्ञान लेगी। हाँ। और समुचित जो हमारे यहाँ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी अगर वो इस तरीके के दोषी पाए जाएंगे तो जरूर, और इसको बहुत ज्यादा उससे लेना भी नहीं चाहिए। अभी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी एक नेता थे, वो जूतों से मारते हुए नजर आए थे। तो वो सारी चीजें चलती हैं। कुछ एक एकल व्यक्ति होते हैं जो परेशान करके पूरे देश और पार्टी सबको रखती है। हाँ। तो वो तमाम हर दलों में होते हैं और सब पर लगाम भी नहीं लगाई जा सकती है। ये जरूर है कि जब कुछ ऐसी वारदातें होती हैं, सामने आती हैं, पार्टी संज्ञान लेती है, उसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई। तो अभी तक तो ये पूरा मामला आप लोगों के संज्ञान में आया ही नहीं है और आपको लगता है कि बहुत नॉर्मल सी चीज है ये, लेकिन ये ऐसा नहीं लगता कि वो सड़क पर बकायदा खाकी को ये धमकी दे रहे हैं कि तुम मुकदमा लिखो, सुबह तुम्हें पता चलेगा कि मैं हूं कौन और पूरे शहर को आग लगा दिया जाएगा। तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता ना सर कि जहां समाजवाद की बात करती है अखिलेश यादव की पार्टी, वहां उन्हीं के पार्टी के नेता सड़क पर, अभी सरकार उनकी है नहीं, सरकार बनने का कोई नामो निशान नहीं है, उससे पहले ये धौस जमा रहे हैं, वो भी खाकी के ऊपर, वर्दीधारियों के ऊपर। तो क्या यही इज्जत, यही रिस्पेक्ट रही है समाजवादियों की नजर में? आपके लिए बहुत नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन शायद ये रिप्रेजेंट करते हैं आपकी पार्टी को और बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं। तो आपके लिए बड़ी नुकसानदेह बात है सर कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है या लोग ये सोचते हैं कि समाजवादी को वोट देना चाहिए, तो बड़ा सोच समझ कर देना पड़ेगा, क्योंकि कल को वो पुलिस वालों को धमकी दे रहे हैं तो आम जनता तो कुछ नहीं है उनके आगे। सर देखिए सृष्टि जी, आपकी जो बात है उसकी गंभीरता को हम लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे लोग हर दल के अंदर होते हैं जो अपने पार्टी के ख्याति को अपहरित करते हैं। तो निश्चित रूप से जब ऐसी बातें संज्ञान में आती है तो पार्टी उस पर जो है वो संज्ञान लेती है और अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है। इससे ज्यादा हम आपको और क्या कह सकते हैं। दूसरी चीज, किस तरीके से ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं, इस पर एक जांच तो बैठानी पड़ेगी ना पार्टी को। आखिर बात नहीं, बिल्कुल सर कबीर जी आप जांच बैठाइए, लेकिन इसमें कोई गुरेज नहीं है। इसमें आप बचाना चाहें आप बचा सकते हैं, लेकिन खुलेआम रोड पर सर, रोड पर खड़े होकर पुलिस को धमकी देते हुए जो वीडियो है उसे झुटलाया नहीं जा सकता है। कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, खुलेआम का वीडियो है जिसे आप भले ही नकार सकते हैं, आप उसमें कमेटी बिठाएंगे, आप जांच करेंगे, उसके बाद में वो सब कुछ दब जाएगा। ये सारी चीजें हर राजनीतिक दल में होती हैं, कोई आपके लिए नई बात नहीं है ये। लेकिन अब इस तरीके का उपद्रव अगर चुनाव जीतने से पहले या इलेक्शन में जाने के पहले समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे तो क्या इंपैक्ट जनता पर पड़ेगा, जिस जनता के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर अपील की जाती है कि आपके लिए हम सरकार में आएंगे, आपके लिए हम भागीदार बनेंगे, आपकी समस्याओं को हम सुनेंगे। लेकिन जब उसी पार्टी के लोग खाकी को खड़े होकर गाली देते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं और कहते हैं कि सुबह पता चलेगा कि मैं कौन हूं, अपने वर्चस्व को दिखाते हैं, तो कैसे आपकी सरकार, आप ये सोच सकते हैं कि ऐसे लोगों के बलबूते पर आएगी? सर नहीं, हमने कहा कि ऐसे बलबूते के लोगों के द्वारा ही किसी की सरकार। हम तो कह रहे हैं कि ऐसी जो घटनाएं हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण हैं और ऐसी नई घटना नहीं घटित होनी चाहिए। शायद कोई भी पार्टी इस तरह की चीजें नहीं चाहेगी कि उसके पार्टी के लोग इस तरीके की बातें करें। और इस पर मैंने आपसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक ये चीज कही है कि पार्टी इसका संज्ञान लेगी और उसके बाद जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी
वो की जाएगी। लेकिन एक चीज का और भी ध्यान देना चाहिए कि देखिए, हम हो, आप हो या कोई हो, वर्दी वाले भी जिस गाली गलौज से शुरुआत करते हैं आपसे बात करने की, निश्चित रूप से किसी का गुस्सा भड़क सकता है। अब ये प्रकोपन किस वजह से आया, ये तो इस पर ध्यान देने वाली बात होगी, जांच का एक ये भी पहलू होगा, क्योंकि हमारी पुलिस कहां से कार्रवाई शुरू करती है ये सबको पता है। और क्योंकि अब तो हम लोग विपक्ष में हैं, तुरंत हम लोग के ऊपर हर तरह की कार्रवाइयां कर देती है पुलिस। तो ये देखना पड़ेगा कि आखिर वाकई में दोष किसका था। अगर हमारे पार्टी के नेता का दोष होगा तो निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और पूरी प्रदेश के जनता के सामने ये बात लाई जाएगी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि इनके शरद त्रिपाठी ने जूतम पैजार कर दिया सबके सामने अपने ही विधायक के ऊपर, और वो सारी चीजें मामले को दबा दिया गया और आज तक ये मामला प्रकाश में नहीं आया। तो हमारे ठीक है, पुलिस की आड़ में आप ये बात कर रहे हैं ना कि पुलिस गाली गलौज से बात करती है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता दिखते हैं सड़क पर, वहीं पर पुलिस गाली देने लगती है और मारपीट करने लगती है। और आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात से कि अगर पुलिस आपको गाली गलौज करती है, आपको उठाकर जेल में डाल देती है, बेमतलब में समाजवादी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, और फिर जाटव जैसे लोग पुलिस को यह धमकी देते हैं कि तुम एफआईआर लिखो, मैं पूरे शहर को आग लगा दूंगा। तो मतलब ये पुलिस की आड़ में आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं सर। अभी तक आपका स्टेटमेंट बहुत सही जा रहा था, अब आप इन चीजों को जस्टिफाई कर रहे हैं कि पुलिस की शुरुआत ऐसे होती है कि जहां समाजवादी पार्टी के लोगों को पुलिस देखती है बस गाली देने लगती है क्योंकि आप विपक्ष में हैं। सर वाकई में हकीकत आपको ऐसी लगती है? विनीत जी बैठे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। विनीत शुक्ला जी, क्या समाजवादी पार्टी के लोगों का सड़कों पर चलना मुहाल कर चुकी है पुलिस? प्लीज आप इसका जवाब दें, फिर प्रेम कुमार जी के पास आएंगे। सृष्टि जी, सबसे पहले तो इन्होंने स्वीकार किया है कि समाजवादी के लोग पे कार्रवाई हम नहीं कर सकते, इन गुंडों पे कार्रवाई हम नहीं कर सकते। और जब जिनकी सरकार थी तब भी यही हाल था। इन्होंने ये चीज स्वीकार किया, इनके अपनी पार्टी का चरित्र इन्होंने स्वीकार कर लिया कि इनकी पार्टी का चरित्र यही है, गुंडाई करना और पुलिस प्रशासन से भिड़ना और उसको धमकी देना और एक आतंक का माहौल प्रदेश में पैदा करना जनता के बीच में। ये इनका काम रहा है इन समाजवादियों का। आपके विधायक कुछ, अरे भैया आप अपनी बात सुनिए, कपिल जी पैजार करते हैं, जूते मारते हैं। अरे आप ये बताइए, अतीक अहमद जैसा बदमाश। चलिए ठीक है विनीत जी और कपिल श्रीवास्तव जी, ये क्या कोई कंपटीशन चल रहा है? ये कंपटीशन चल रहा है सर? मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके धमकाता था अधिकारियों और पीड़िता को जेल के अंदर डाल दे। ये तो केवल आपकी पार्टी में आपको पता है? अतीक अहमद जैसा अपराधी वो मुलायम सिंह के बगल में बैठता था कि नहीं बैठता था? आज हनुमान पांडे का इनकाउंटर हुआ है, वो किसका आदमी था? जो गृह राज्य हनुमान पांडे का इनकाउंटर हुआ है, अभय सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच का ऑडियो जारी हुआ है, हनुमान मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच का। ये सब कौन है? ये सब समाजवादी के गुंडे हैं, ये सारे समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। सृष्टि जी, ये सारे समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं जो प्रदेश में आतंक का माहौल बनाना विनीत जी चाहते देखिए, हैं। जिम्मेदारी तो आपकी भी है ना। अगर खाकी से वो उस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं तो आप भी बताइए कि आपने क्या कार्रवाई की आखिरकार? बिल्कुल, वो उन पे कार्रवाई होगी, उनको जेल जाना होगा। जो चलिए प्रेम कुमार जी का रुख कर लेते हैं, बहुत देर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, जिस तरीके से पूरा वाकया, बहुत सारे वाक्य हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो इकट्ठा हुए हैं जिसे लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अदिति सिंह का ये बयान, योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक गुरु करार देना, उसके बाद में पुष्पेंद्र जाटव की तस्वीरें, फिर ब्राह्मण वोट बैंक की बात, बसपा कहती है सपा से ज्यादा परशुराम की मूर्तियां लगवाएंगे। ये जो तमाम नए अब चीजें सामने आ रही है, राजनीति एक अलग ही स्तर पर जा चुकी है उत्तर प्रदेश की, क्या कुछ देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से 2-3 घटनाएं हैं। जैसे अदिति जी का उदाहरण है कि अपनी पार्टी लाइन से हट करके वो कुछ बोल रही या ऐसा बोल रही जो पार्टी लाइन को सूट नहीं करता। तो उसको हालांकि दीपक झा जी ने नहीं स्वीकार किया। लेकिन एक बात तय है कि जैसे आप याद करेंगे कि बीजेपी में रहते हुए शत्रुघ्न सिन्हा एक लंबे समय तक पार्टी के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन बीजेपी एक्शन नहीं ले रही थी। तो उस समय भी ये स्थिति थी, आज भी ये है कि एक जो जन दल बदल विधेयक कानून है हमारे यहाँ, उसके मुताबिक है कि जब कोई विधायक है और पार्टी से निकलना चाहता है या चाहती हैं, तो उनको क्या है कि वो इतना पार्टी को
कोसें कि पार्टी उनको निकाल दे, तो वैसी स्थिति में वो असंबद्ध होकर के भी अपनी सदस्यता बचा ले सकती हैं। लेकिन ये जो है, इस वजह से ये राजनीति बढ़ रही है। लेकिन ऐसे समय में नेतृत्व को चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। हाँ। एक सदस्यता बचाएंगे कि आप पार्टी की हिफाजत करेंगे। तो पार्टी को एक संदेश देना चाहिए डिसिप्लिन को लेकर के कि हमारी इस लाइन पर पार्टी को चलना चाहिए। दूसरा उदाहरण आप समाजवादी पार्टी के नेता का देख रहे हैं। हाँ। जो कि वीडियो आपने दिखाया। हाँ। तो निश्चित रूप से ये घटनाएं, दोनों पार्टी के नेताओं ने बातचीत भी रखी, तो उससे ये पता चलता है कि प्रदेश में हर पार्टी में ये समस्या है। हर पार्टी में ये समस्या है। अपराधी भी मौजूद हैं, आपराधिक चरित्र वाले भी मौजूद हैं। और जो आंकड़े आप देख लीजिए, आपने भी टेलीविजन चैनल में दिखाया है, इलेक्शन के बाद भी दिखाया है कि लोकसभा में जितने लोगों को टिकट दिए गए या चुन के गए, किस पार्टी के सबसे ज्यादा हैं, सारी चीजें जनता के डोमेन में है। हाँ। यानी जनप्रतिनिधि भी, आज हमारी संसद है या विधानसभा है, उसमें वैसे लोगों की संख्या ज्यादा है जिन पर आपराधिक मामले हैं। तो ये तो सच्चाई है। हाँ। मगर जब ऐसी बातें सामने आती हैं, जब उन्होंने कहा कि हम आग लगा देंगे यूपी में, भाई इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी ना। हाँ। तो क्या स्थिति थी? तो हम ये कहेंगे कि क्या वो आग लगा रहे थे, या जिस मात्रा में भी आग लगा रहे थे, आप सहमत या असहमत दोनों पक्ष में आप बात रख सकते हैं। लेकिन आज अगर वो धमकी दे रहे हैं विपक्ष में रहते हुए, हाँ। तो अपनी ही पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। वो अपनी ही पार्टी का परसेप्शन खराब कर रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के नेता अगर कह रहे हैं कि हम पता लगाएंगे और पुलिस का भी दोष हो सकता है, दोष हो सकता है, पुलिस की गलती हो सकती है, मान लीजिए, लेकिन आप पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, तो ये आप बताता है कि आप में वो सहिष्णुता नाम की चीज नहीं है। पुलिस के जुल्म के खिलाफ लड़ाइयां होती हैं, लोकतांत्रिक तरीके से होती हैं। समाजवादी पार्टी ने भी लड़ा है, बीजेपी ने भी लड़ा है, कांग्रेस ने भी लड़ा है। और पुलिस का चरित्र है सत्ता के साथ वो हर विपक्ष के खिलाफ में काम करती है। पुलिस को तो आज तक किसी राजनीतिक दल ने बदल ही नहीं सका, पुलिस रिफॉर्म तो ला ही नहीं सके। तो ये राजनीतिक दलों को ये समझना पड़ेगा कि हम ऐसे समय में इस चीज को प्रेरित ना करें, इस चीज को बढ़ावा न दें जिससे कि किसी सिस्टम के अगेंस्ट में जाए। हम सिस्टम सुधारने के लिए, आप पुलिस रिफॉर्म की मांग कीजिए, उसके लिए आंदोलन कीजिए। कि आप चुनिंदा एक मामले में आप पुलिस के खिलाफ में खड़े हो जाएंगे, ये उचित नहीं है। ठीक है। अब एक जो दूसरा मुद्दा रहा है बहुत अहम, वो ब्राह्मणवाद को लेकर, ब्राह्मण वोट बैंक को साधने को लेकर जो रहा है, उस पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। विनीत शुक्ला जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, भूमि पूजन के बाद में, भूमि पूजन के जस्ट पहले, जैसे कांग्रेस पार्टी पहले तो मुहूर्त को लेकर दिग्विजय सिंह की इतनी बयानबाजी, तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकल कर आई, उसके बाद में राम का नाम प्रियंका गांधी भी जपने लग गई। तो और अब ये सपा और बसपा में परशुराम भगवान की मूर्ति लगाने को लेकर जो जंग छिड़ी है, कि मतलब आखिरकार क्या होड़ लग रही है? क्या ये डर है, ये बौखलाहट है, ये हड़बड़ी दिखाई दे रही है कि सारा का सारा ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी लेकर जा रही है, तो हमें परशुराम भगवान की मूर्ति जल्दी जल्दी लगा देनी चाहिए, और बसपा कहती है कि हम सरकार में आएंगे तो हम इनसे ज्यादा लगाएंगे। तो ये मूर्ति लगाने का कॉम्पिटिशन शुरू हो चुका है। देखिए सृष्टि जी, सबसे पहले तो 2014 में जब हमारी सरकार बनी, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो इन लोगों ने कभी भी हिंदू को साइडलाइन किया, हिंदू को कभी भी स्वीकारा नहीं। भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारते थे कि राम है ही नहीं, राम काल्पनिक है। राम सेतु को भी ये लोग नकारते थे। और आखिरी हद तक इनके कांग्रेस के कपिल सिब्बल जी वकील के तौर पे वहां पर लड़ते रहे और राम मंदिर का विरोध करते रहे। आज जब इनको ये पता हो गया कि पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व, आम जनमानस भगवान श्री राम के मंदिर के लिए खुशी जाहिर कर रहा है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो वहां पे राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास करने के लिए माननीय मोदी जी गए। तो अब ये लोग होड़ मची है कि सारे लोग राम राम करने लगे। ये राम की ही कृपा है कि आज पूरे देश में सारे राजनीतिक दल भगवान राम का नाम ले रहे हो, चाहे परशुराम जी का नाम ले रहे हो, सब एक ही है। लेकिन सिर्फ इनकी सबकी झूठी महत्वाकांक्षा, जो एक महत्वाकांक्षा है इस तरीके से जाति में बांट करके लोगों को राजनीति करने की। पहले भी राजनीति किया इन्होंने, जाति में आपस में लोगों को लड़ा करके, बांट करके ये राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन सब के चेहरे पहचानती है। निश्चित ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेताओं में माननीय योगी जी की स्वीकार्यता है और मोदी जी की जिस तरीके से स्वीकारता है पूरे देश में, तो इसलिए ये लोग तिलमिलाए हुए हैं
और आज ये राम का नाम ले रहे हैं, कोई परशुराम की मूर्ति लगाने जा रहा है। कपिल जी से हम जानना चाहेंगे, कपिल जी बहुत सीधे शब्दों में आपसे सवाल है कि क्या ये मजबूरी है इस समय राम का नाम लेना? पिछड़ों की और दलितों की बात करने वाली आज ये दो पार्टियां उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के सम्मान और ब्राह्मणों के कल्याण की बात कर रही हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसे समय में चुनाव से पहले की ये स्थिति है और हमेशा दलित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाली ये दोनों ही पार्टियां ब्राह्मणों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, जो थोड़ा सा बड़ा अटपटा सा दिखाई दे रहा है। सर जी, किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई एक जाति बिरादरी या कोई एक धर्म की बात नहीं। हाँ। अगर आपको सरकार बनानी है तो हर राजनीतिक दल की एक मजबूरी है कि सबको साथ लेकर चलना। हाँ। शायद भारतीय जनता पार्टी इसे देर से समझी, इसीलिए 60-65 साल तो उसको इस देश के अंदर पैर जमाने में लगे। लेकिन हकीकत ये है कि भगवान राम का मंदिर लेकिन समझ गई आखिर में लग रहा है पूजनीय था, हमारे लिए भी उतना ही पूजनीय था जितना किसी भी एक हिंदू समुदाय या विश्व के अंदर सनातन धर्म को मारने वाले लोगों के अंदर, या जो हिंदू की एक विश्व भारतीय एक संस्कृति है उसके अंदर हिंदू कुश पर्वत के अंतर्गत जितने भी आते हैं वे तो हिंदू एक सभ्यता और एक जीवन पद्धति सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कही, इससे कौन इनकार करता। हमारी पार्टी तो शुरू से इस बात को कहते रही कि जब माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा हम उसको सिरोधार्य करेंगे, हम उसी के साथ होंगे। आज भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, अति उत्साह का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश, हम भी उसके साथ हैं। भगवान राम हमारे भी आराध्य हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो विनीत शुक्ला जी के हैं, वो हमारे भी। अब बात आ गई परशुराम जी कि परशुराम जी की मूर्ति जो लगा रही है समाजवादी पार्टी, वो ब्राह्मणों के लिए लगवा रही है, ये कहना गलत। देखिए, किसी भी भगवान को आप बिरादरी में या आप जाति में नहीं बांट सकते। हर धर्म की अपनी एक मान्यता होती है, उसमें सारे लोग समाहित होते हैं, उसमें वो चारों वर्ग शामिल हैं जो हमारे यहाँ बनाए गए। और भगवान परशुराम भी तो विष्णु के छठे अवतार हैं। भगवान परशुराम भी तो भगवान राम के समय से लेके भगवान कृष्ण के समय तक उनका जिक्र आया है, वो एक आदर्श के रूप में लिए गए हैं। और हमारे यहाँ जो पार्टी की बात आप कह रही हैं, ये हम नहीं कर रही है। हमारी पार्टी में जो हमारे माननीय विधायक या पूर्व राज्य मंत्री हैं जो कि परशुराम चेतना ट्रस्ट के कपिल जी ठीक है, मैं बिल्कुल मानती हूँ ये बात कि कोई भी भगवान ब्राह्मणों का या फिर किसी कास्ट सिस्टम जो हमने बना रखा है वो भगवान के नजर में नहीं है, सभी के लिए वो आराध्य होते हैं। लेकिन ये अभी डबल स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि कोविड के माहौल में आप लोगों ने बहुत अपोज किया इस चीज का कि हम मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं, अभी हमें स्कूल बनाने, अभी हमें हॉस्पिटल्स बनाने, अभी हमें सारी लोगों के लिए सुरक्षा मुहैया करवानी है, स्वास्थ्य सिस्टम को हमें बहुत मजबूत करना है। और अभी आप अचानक से परशुराम की मूर्ति और मंगल पांडे की मूर्ति लगवाने लग गए। तो अभी तक आप इस बात का विरोध कर रहे थे कि हम क्यों मंदिर और मस्जिद और इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब आप खुद ये एजेंडा नहीं है तो और क्या है कि आप कोविड के माहौल में अगर आप हॉस्पिटल बनवाने का दावा करते कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इतने अस्पताल बना देंगे, क्योंकि महामारी बताकर तो आती नहीं है, सिस्टम को हम बहुत मजबूत कर देंगे, तो आप परशुराम की मूर्ति लगवाने की बात करने लग गए। बसपा आपसे आगे निकल गई कि हम और मूर्तियां लगवा देंगे। तो जब अपनी बारी आई तब आप हॉस्पिटल और जनता की जरूरत भूल गए, तब आप भी वही चीज कर रहे हैं जिसका आरोप आप दूसरी पार्टी पर लगाते रहे। कपिल जी। सृष्टि जी, हमने आपको बहुत धैर्य सुना, आपने कई क्वेश्चन इसमें कर दिए, तो थोड़ा समय। सबसे पहली बात आपको बता दें, भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की बात या मंगल पांडे जी की मूर्ति लगाने की बात है, ये समाजवादी पार्टी ने नहीं कही है। ये समाजवादी पार्टी के अंदर जो हमारे विधायक गण हैं, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, ये परशुराम चेतना ट्रस्ट के सदस्य हैं, इन्होंने कही है, ये अपने उससे ट्रस्ट के पैसे से लगा रहे हैं। हाँ। और ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी इनके साथ खड़ी है, इनके और किसी भी भगवान के साथ खड़ी। हाँ। ऐसा नहीं, और हम सिर्फ परशुराम जी की मूर्ति नहीं लगवा रहे हैं, आप लगवा रहे हैं। अगर आप क्रेडिट ले रहे हैं तो आप खुलकर लीजिए ना, आप खुलकर लीजिए, इसमें संकोच क्या है? आप खुलकर फिर क्रेडिट लीजिए कि परशुराम जी की मूर्ति आप लगवा रहे हैं। अब इसमें कुछ विधायक गण पार्टी के लगवा रहे हैं, ये हमारी तो कोई बात नहीं होती है ना। हमारे विधायक है, हमारे पूर्व मंत्री हैं, वो उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। और मैं यही बता रहा हूँ कि वो लोग सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे हैं, वो गुरुकुल की स्थापना भी करने जा रहे हैं लखनऊ के अंदर। उन्होंने बाकायदा जमीन ले ली है,
और ये बात अक्टूबर 2019 से ही चल रही है। आप अगर संतोष पांडे जी का फेसबुक अकाउंट चेक कर लें तो ये बात उसी समय से चल रही है। उसी समय मूर्ति का ऑर्डर भी 108 फीट की दिया हुआ है जयपुर के अंदर, इस समय वो लेने के लिए गए हुए। कहां से की मूर्ति है? तो इसको जब जिस समय चीजें आने लगती हैं, सर्कुलेट होने लगती हैं, तो उसको आने लगता है। अब सारे लोग उसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। ऐसा राजनीतिक मुद्दा बनाने की बिल्कुल सही बात है। देखिए कपिल जी, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि मंदिर निर्माण करवाया जाए, ट्रस्ट का निर्माण करवाया जाए, तो चीजें आते आते कोविड के दौर में आई तो राम मंदिर के भूमि पूजन को भी बहुत ज्यादा राजनीतिक रंग दिया गया। ये भी कहा गया कि कोविड के माहौल में भूमि पूजन की क्या जरूरत थी। तो ये भी हमें, अगर आप इतने बढ़िया तरीके से इस बात को समझा रहे हैं तो यही चीजें तब भी समझनी चाहिए थी तमाम विपक्षी दलों को कि चीजें अगर शुरू होती हैं तो होते होते अगर वो कोविड के दौर में इंप्लीमेंट हो रही हैं तो राजनीतिक रंग उस पर नहीं चढ़ाना चाहिए, जो अभी आपको अपने मसले पर समझ में आ रहा है। कपिल जी, यही तो दोहरा चरित्र है। सबसे पहली चीज ये है, यही दोहरा चरित्र है। हमारे पार्टी के एक भी किसी भी नेता का आप एक स्टेटमेंट नहीं दिखा पाएंगे कि किसी भी तरीके से हम लोगों ने राम मंदिर का जो न्याय समिति ने आयोजन किया था उस पे, चाहे किसी शंकराचार्य को लेकर के या जो ज्योतिषाचार्यों के के साथ जो मत है कि नहीं था, उस पर हम लोगों ने कोई टिप्पणी नहीं की। न ही इस बात की टिप्पणी की कि ये क्यों हो रहा है, कोविड के दौर में क्यों हो रहा है। ये सारी चीजें सरकार को देखनी है, हमको क्या थोड़ी देखनी है। और दूसरी चीज, हम भी ये बात कह रहे हैं कि परशुराम जी की मूर्ति कोई कोविड के दौर में नहीं लगने जा रही। कि जिसकी इतनी चर्चा अगर हो गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना, चर्चा तो में कोई भी बातें होती रहती हैं। हम भविष्य में क्या करने जा रहे हैं, क्या हो रही हैं, चीजें क्षण करके सामने आती हैं। लेकिन ये कौन कह रहा है कि कोविड के दौर में ही ये सारी चीजें होने जा रही है। पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी घूम घूम के कोविड में ही लगवाने जा रही है। हम तो सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार के कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अगर हमसे कोई एडवाइजरी चाहती है सरकार, हमसे पूछे। कोविड में तो उत्तर प्रदेश की सरकार भयंकर रूप से फेल हो चुकी है। जो 15 दिन तक 7-8 हजार की विनीत जी जवाब दीजिए जल्दी से, पार कर चुका है। विनीत जी जवाब, आप जवाब ले लीजिए सर, ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है। विनीत जी जवाब। सृष्टि जी, दलों का अनुभव साथ नहीं लेना चाहिए। अरे भैया, अनुभव आपका क्या करेंगे लेकर के, जिसकी पार्टी में सारे गुंडे बैठे हों, जो धमकाते हों प्रशासन को और शासन को चुनौती देते हों, ऐसे गुंडों की सलाह लेकर के हम क्या करेंगे कि प्रदेश को जलाने की, जो प्रदेश की जलाने की जिसकी भावना हो, जिसके अंदर ये भरा हो कि हम उत्तर प्रदेश की पुलिस को हम चुनौती देंगे। चलिए ठीक है, प्रेम जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। विनीत जी, कपिल जी आपके पास आएंगे आखिरी कमेंट के लिए। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस बार क्या जो पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश है वो भूमि पूजन की बात से अब उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। अभी तक ब्राह्मण और दलित और पिछड़ों की बात करने वाली तमाम पार्टियां, दलितों की और पिछड़ों की बात करने वाली पार्टियां अब इस चुनाव से चंद समय पहले, कुछ महीनों पहले, साल भर पहले आप कह लीजिए, वो ब्राह्मणों के हित की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों के कल्याण की बात कर रहे हैं। तो इस बार का पूरा सिनारियो बहुत बदला हुआ क्या नजर आएगा? देखिए सृष्टि जी, इसमें मुख्य बात यह है कि केवल ब्राह्मण को ही क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए 11-12% ब्राह्मण है तो केवल ब्राह्मणों के लिए ही क्यों विपक्ष की राजनीति दिख रही है। तो दरअसल इसकी पृष्ठभूमि जो पिछले समय में हम लोग चर्चा कर रहे थे, बातचीत हो रही थी इसी डिबेट में, कि वो बीजेपी नेताओं में जो जूतम पैजार हुई थी, तो वो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में जो एक लड़ाई चली, तो उसके बाद जो लगातार जो एक परसेप्शन बनता गया कि योगी जी की सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, तो ऐसा लगा कि जैसे ब्राह्मणों में जो असंतोष है तो उसको हम इनकैश कर लें, तो हम इनकैश कर लें। अब इसमें चूंकि प्रियंका गांधी पहले से सक्रिय थी, उनकी भी ब्राह्मणों को रुझाने का एक रुझान रहा है, तो ये कांग्रेस ने भी ये कोशिश की। तो उसके बाद बहुजन समाज पार्टी भी सामने आ गई, समाजवादी पार्टी भी सामने दिख रही। तो ये ब्राह्मण को ही अगर अभी विपक्ष के केंद्र में है, विपक्ष की राजनीति का एक सेंटर में अगर है, तो इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी ही है, जिसके वजह से ब्राह्मण इशू बना है। ठीक है सर। दीपक जी, आखिरी कमेंट जल्दी से। देखिए, भाजपा के पास न कोई नियत है न कोई नीति है। ये जनता के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, आस्था के नाम पे खिलवाड़ कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, इसमें भगवान राम के किसी ने विरोध नहीं किया है, इसमें कोई भाजपा का योगदान नहीं है।
बट लोगों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करें, स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार बात करें तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। भाजपा का सोनिया गांधी का योगदान है के अलावा। दीपक जी आखिरी कमेंट जल्दी से है क्या इसमें? अपनी बात विनीत जी अपनी बारी में सर वाइंड अप करना है, जल्दी से समाप्त करिए। दीपक झा साहब अपनी बात पूरी करिए। भाजपा का योगदान नहीं है। झा साहब अपनी बात पूरी करिए। विनीत जी कोर्ट नहीं लगा हुआ है सर, यहाँ पर कोर्ट नहीं है, जजमेंट पास नहीं हो रहा है अभी। प्लीज समाज को बांटने की कोशिश करें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के उसमें बांटने की कोशिश करें। इनके पास इनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है, ये सब अब विनाश की ओर जा रहे हैं। इनका जितना ऊपर उठना था उठ चुके हैं, अब इनका भी सरयू नदी में विलय हो जाएगा। और अंत में देश को रोजगार से मतलब होता है, स्वास्थ्य सुधार से मतलब होता है। हर दिन 60,000 कोरोना मरीज आ रहे हैं, क्या राम भगवान बचा रहे हैं इनके? क्या राम भगवान बचाएंगे, आशीर्वाद दिलवाएंगे? बिल्कुल ठीक है दीपक झा साहब, आपका जो सुझाव रहा कि सरयू में विलय हो जाएगा, जो भी चीजें हैं, लेकिन एक सुझाव आपके लिए भी है कि अदिति सिंह के स्टेटमेंट के बाद में आपको भी थोड़ा आप यहां एक्सेप्ट ना करें, लेकिन नए सिरे से सोचने की जरूरत है कि आपकी पार्टी के विधायक, आपकी पार्टी के युवा नेता योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक गुरु मान रहे हैं आपकी पार्टी में रहते हुए, तो सोचिए इसका क्या असर आपके ऊपर पड़ने वाला है कि विपक्षी जो इस समय सत्ता में है, मुख्यमंत्री उनको अपना गुरु कांग्रेस पार्टी के विधायक बता रहे हैं, तो क्या भविष्य होने वाला है, इस पर आपको भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है सर। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भूमि पूजन के बाद से और खास तौर पर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से जो एक नाराजगी की भी तस्वीरें सामने आई थी, उसमें कहीं ना कहीं अब उस चीज को अपना कैसे फायदा निकाला जाए उसकी कोशिश तमाम विपक्षी दल अब ब्राह्मण कार्ड खेलकर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी मैसेज है कि ब्राह्मण वोट बैंक पूरी तरीके से इस बार बीजेपी के पाले में होने वाला है। लेकिन एक द्वेष की जो परिस्थिति एनकाउंटर के बाद आई थी, उसका माइलेज लेने की कोशिश यहां विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही है। खैर ये अभी शुरुआत है, अभी चुनाव के दौर में पहुंचे नहीं हैं हम, लेकिन उससे पहले ये नतीजे आने लगे हैं, तो आने वाले समय में क्या तस्वीर होगी वो कह पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।